सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में कहा था वो तो पता है, मैंने तुम्हें करवाया था, मैंने लॉस ऑफ स्टॉक बाई थेफ्ट और फायर, ठीक है भाई। देखो अब ना इसके थोड़े से हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस में देखते हैं है क्या। अच्छा भाई, ड्राइंग का मतलब बताइए, ठीक है। ड्राइंग मैंने बता दिया कि अगर मान के चल लो, अच्छा देखो एक बार हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूँ लास्ट क्लास का, है क्या कि जैसे मैंने बताया था कि अगर ड्राइंग होती है, ठीक है, तो ड्राइंग क्या है, दो टाइप से हो सकती है। एक तो हम क्या कोई सामान निकाल लें, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कैश, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि जो भी चीज बंदा निकालेगा वो, ठीक है, जो कंपनी का जो ऑनर है जब भी वो पैसे निकालेगा, ठीक है, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे और जो चीज निकालेगा उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो अगर उसने ड्राइंग किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ड्राइंग का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है, और कैश निकाला तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश। अगर उसने मान के चलो बैंक में से पैसे निकाले तो बैंक कर देंगे, ठीक है। अगर गुड्स है तो परचेज, ठीक है, और अगर मान के चलो उसने फर्नीचर निकाल लिया, कोई सा भी एसेट्स निकाल लिए, ठीक है, तो उसको यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। अब सुनो भाई, मान के चलो मैंने क्या डोनेशन दिया है, ठीक है, डोनेशन दिया तो यहाँ पे करूंगा डोनेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा, ठीक है। अगर डोनेशन दिया हुआ तो डोनेशन का अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लो अगर मैंने डोनेशन में कैश दिया है तो कैश को कम करेंगे, ठीक है। अगर बैंक से पैसे दिए हैं तो बैंक को कम कर देंगे, ठीक है। और अगर मैंने परचेज मतलब कि अपना मैंने गुड्स दे दिया है, ठीक है, मान के चलो मेरी जो कंपनी है वो जूस बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि भाई जो उसको क्या करा, जो मतलब जो पैसे दिए ना, मतलब पैसे नहीं दिए, मैं उसको जूस की ना मैंने बोतल मार दी लोगों में, ठीक है, तो वहां पे क्या है मेरा गुड्स आ जाएगा ना वो। तो देखो भाई गुड्स का मतलब क्या है, जिस चीज में मैं डीलिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, अगर मैं वही सामान लोगों को देता हूँ तो वो मेरा गुड्स हो जाता है, ठीक है। भले ही मेरी अगर कार की डीलिंग है ना मेरी, ठीक है, तो कार को भी गुड्स बोलूंगा मैं, बस में आ गई। या फिर मान लो हीरे हैं, मान लो मेरा हीरे का बिजनेस है तो मैं हीरे जो होंगे ना उन्हें भी क्या गुड्स बोलूंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, अगर कोई जो ऑनर है अगर वो कोई असेट्स वगैरह लेके चला गया तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो भाई, देखो एक बार ना तुम सब निकाल लो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 जो है, इलिस्ट्रेशन 12 निकाल लो। देखो भाई पहले फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो पहले, थोड़ा स्पीड में, जो मैं फॉर्मेट बनाऊंगा मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे चलो बनाए डालते हैं। तो मेरा किससे कंपटीशन करेगा। आजकल ध्यान कहाँ है प्रियांशु तुम्हारा, क्या कर रहा है ये पता घर वालों की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाता है प्रियांशु, है। अरे भाई अगर तुम मेरे घर पे रहो ना तो पता लग जाएगा क्या होता है। मेरे घर पे रहने भाई, इसके घर वाले बस बोलते हैं, मेरे घर वाले छोड़ के गाली देते हैं। मेरे घर पे भी ऐसी पड़ती है। ओए रिकॉर्डिंग हो रही है करण। तो क्या हो गया, कौन सुनेगा बात करना, कौन सुनेगा। मेरे घर में छोड़ के गाली देते हैं, गाली देना अच्छा नाश्ता कराते हैं। कल उठते शादी में आपने गाली दी, यार इतने देर तक उठेगा तो फिर बोले चल अंडा ब्रेड लिया खाएंगे। पाँच मिनट बाद उनका माइंड ऐसे है, फिर अपना वही। सुनो भाई देखो सबसे जो पहली ट्रांसैक्शन है देख जाओ, जो पहली ट्रांसैक्शन है वो हमारे पास है कैश विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर, ठीक है, क्या कि कैश विड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो देखो अगर पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है, क्या विड्रॉ किया उसने कैश, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करूंगा मैं पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना भाई 2000 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2000 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास नरेशन बीइंग द कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल
यूज। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। नरेशन क्या हमारे पास बिंग द कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? इसमें दिक्कत है किसी को? अब हो जाएगी। अरे चलो सुनो, देखो भाई पहली एंट्री समझ में आ गई। देखो जो दूसरी है हमारे पास है ना, वो कह रही है कि गुड्स परचेज फॉर 5000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि जो गुड्स ना परचेज किया है 5000 का। ठीक है, सामान क्या है कि 5000 का परचेज किया है। ठीक है, कह रहा है कि वर टेकन बाय प्रोप्राइटर, किसने ले लिया? प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर होता है। ठीक है, तो फिर कह रही है फॉर पर्सनल यूज। भाई सिंपल देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर वो गुड्स लेगा, क्या लिखेंगे? परचेज का मतलब यहाँ पे परचेज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने? 5000 से है ना। ठीक है भाई, नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग द गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बिंग द गुड्स टेकन बाय, ऑनर डाल दो, ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है भाई, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? देखो फिर जाके तीसरी ट्रांसैक्शन हमारे पास कह रहा है कि पेड 5000 एज ए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर। हाँ भाई देखो क्या बता रहा है तीसरे में कि क्या पे किया है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। ठीक है, तो और कितने का है? 5000 का है। भाई जरा खुद सोचो, देखो जैसे मान के चलो कि अगर मैं क्या है कि अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, अगर पे करता हूँ, ठीक है, तो क्या तो कैश में करूंगा या बैंक में करूंगा? ठीक है भाई, 5000 की है ना। ठीक है, तो मान लो मैं कैश में कर देता हूँ, तो उस बंदे ने जो ऑनर है उसने कंपनी से क्या निकाला होगा? कैश लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैश कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर दोबारा से ड्राइंग अकाउंट डेबिट 5000। ठीक है, और टू कैश अकाउंट है। ठीक है भाई, नरेशन लिखते रहना आप। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। देखो भाई सिंपल सा, मैंने क्या बताया था? अनइंश्योर्ड है ये गुड्स। दो टाइप के बताया था मैंने। ठीक है, एक होता है इंश्योर्ड गुड्स, दूसरे होते हैं अनइंश्योर्ड गुड्स। भाई जो मेरे पास इंश्योर्ड गुड्स होते हैं ना, उसका हमें क्लेम मिल जाता है। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो क्या, पहले हमारा डेटर बन जाती है, डेटर बनने के बाद क्या हमें वो पेमेंट करती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इस टाइम जो है यहाँ पे गुड्स क्या है? अनइंश्योर्ड है। ठीक है, तो सिर्फ एक एंट्री पास होगी। मतलब कि यहाँ पे अच्छा गुड्स कहा गया? जल गया ना, तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो अगर ऑनर ने लिया तो ड्राइंग करके डेबिट कर दिया, टू परचेज कर दिया। अगर मान लो मैं एडवर्टाइजमेंट में देता, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट करता, ठीक है, फिर परचेज को कम कर देता। मान लो मैंने डोनेशन दिया, ठीक है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट। नहीं, अरे भाई साहब देखो, अनइंश्योर्ड का मतलब होता है कि जो गुड्स है ना, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस नहीं करवा रखी, लेकिन इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस करवा रखा था उसका। ठीक है, तो क्या है कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट। भाई कितने का सामान चला है? 3000 का सामान चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 और टू परचेज टू परचेज अकाउंट, वो भी कितने से है? 3000 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी भाई? कोई बताएगा इसकी नरेशन? हाँ भाई, हाँ इसकी कोई नरेशन बताएगा? बिना देखे बिंग द गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? भाई सुनो, अगला क्या कह रहा है? देखो देखो जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है, मतलब जो फोर्थ एंट्री है, गुड्स कॉस्टिंग 1000। हाँ, 5वीं एंट्री है। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा समझ लेना, ये थोड़ी जो एंट्री है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है।
देखो क्या बता रखा है इसने, गुड्स कॉस्टिंग 1000, भाई गुड जो गुड्स है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 1000 थी, ठीक है, जो कॉस्ट थी, ठीक है, वो मेरे पास क्या 1000 है, ठीक है। उसके बाद उसने बता रखा है कि डैमेज बाय फायर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, डोनेशन, चैरिटी, ठीक है, या फिर मान लो ड्राइंग, ये सब जो करते हैं ना, ठीक है, देखो हमारे पास एक किसी भी गुड्स के दो प्राइस होते हैं, एक होती है मार्केट प्राइस, दूसरा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेना होता है, बात समझ में आ रही है। मार्केट प्राइस पे बस हम सेल करते वक्त लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, एक तो मार्केट प्राइस है, ठीक है, और दूसरा क्या है कॉस्ट प्राइस। हमें किस पे लेना होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब दूसरा सुनो, पहले बात समझ में आ गई, अगली बात करते हैं, समझाओ एक मिनट। हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, अगर जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऐसा हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो क्या होता है, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी में पैसा लगाया है ना, ठीक है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि भाई देखो एक ना रूल है, ठीक है, उसके हिसाब से बताऊंगा आगे रूल का नाम क्या है, ठीक है। उसमें ये होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, दोनों में से जो कम होगा उसको लेते हैं, बात समझ में आ रही है। और भाई मशीन जितने भी फिक्स एसेट्स वगैरह होते हैं ना, उन सबको भी ऐसे देखा जाता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास है मार्केट प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, जो कम होती है वो देखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, भाई बताओ जिसको दिक्कत हो एक बार है। अरे देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में एक मशीन है, ठीक है, तो मशीन के पहले मैंने मार्केट में पूछा भाई कितने की है मशीन, ठीक है, फिर मैं ना उसमें देख रहा हूँ कि जो मेरी लागत कितनी लगी थी उसमें, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होगी ना, हम उतना अपने बुक के अंदर लिखेंगे, अपना उसके अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं, मतलब जो अकाउंट बनाते हैं ना उसके अंदर कम वाला लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सुनो देखो जो हमारे पास नेक्स्ट है, देखो भाई हमारे पास क्या है कि गुड्स कॉस्टिंग 1000, डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ऑफ ₹800, ठीक है। तो भाई देखो जो इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम माना है, सिर्फ 800 का माना है, ठीक है। तो देखो जो क्लेम है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, लॉस बाय फायर, ये हुआ है ना, लॉस बाय फायर है, और क्लेम कितने का है 800, किसके थ्रू है, चेक, अच्छा 8000 है, ठीक है। भाई क्या हमारे पास क्लेम कितने का मिला है 800 का, ठीक है, और वो किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो मेरे पास चेक है तो क्या लिखेंगे इसको, बैंक मानेंगे इसको, ठीक है। अब सुनो भाई, सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे, हमारा सामान कितने का बर्बाद हुआ है 1000 रुपए का, ठीक है। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाती है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये होती है ना एंट्री, ठीक है। तो क्या करेंगे, कर दी, अच्छा नहीं, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट, भाई कितने से 1000 से, और टू क्या है मेरे पास, परचेज टू परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ भी कितना है भाई 1000 है। अब सुनो भाई थोड़ा आवाज मत निकालो पीछे, अरे यार सिंपल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ठीक है। हाँ भाई देखो भाई उसके बाद ना हमें देखो कितने रुपए मिले हमें, जो क्लेम के मिले 800 रुपए क्लेम के मिले हमें, हाँ भाई। अच्छा पहले ये बताओ इंश्योरेंस कंपनी पहले हमारा डेटर कितने का बनेगी, अरे 1000 का बनेगी ना पहले, तो बाद में मैंने क्या बताया था, देखो मैंने क्या बताया, जैसे मान लो मेरे पास ना 10,000 रुपए का गुड्स है, ठीक है, 10,000 का जो गुड्स है वो मान लो जल गया, ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस सबका करवा रखा था, ठीक है, 10,000 का करा रखा है। तो सबसे पहले मैं तो पहली एंट्री करूंगा कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। भाई हम क्या करते हैं, जो कंपनी है ना इंश्योरेंस कंपनी, हम उसको पहले पूरे का डेटर बना देते हैं, पहले क्या करते हैं पूरे का डेटर बनाते हैं, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी, अरे करण थोड़ा आराम से देखो क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू मेरे पास लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, पहले मैंने उसको पूरे का डेटर बना दिया, ठीक है। भाई पूरे का डेटर बनाने के बाद ना अब ना वो कंपनी पर डिपेंड करता है वो हमें कितने क्लेम देती है,
ठीक है, कंपनी पूरी छानबीन करेगी। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई बहुत सारे लोग ना बहुत तेज होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई सामान चल रहा है ना, आधा सामान निकाल के रख लिया, बोलते भाई वो भी जल गया। ठीक है, और कंपनी वाले पता लगा देते हैं भाई कितना सामान जला है कितना सामान नहीं जला है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो बताओ ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, अच्छा भाई कोई बता सकता है कैसे पता लगाती होगी? देखो एक ना तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, जिससे मान के चल लो कि फर्नीचर की कंपनी थी। ठीक है, उसमें एक ही टाइप के सारे फर्नीचर थे। ठीक है, तो अब उसका कोयला तो बचेगा ना। ठीक है, तो वो क्या है कि वैसे ही ना एक चेयर लेगी, ठीक है, जलाएगी, देखिए वेट कितना है उसका, टोटल का वेट देखेगी कितना है। ठीक है, बोले भाई इतने का है, उतने के हिसाब से दे देती हो। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को मैं डेटर बना दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1000 से। ठीक है, और 2 ये वाला लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट कितने से? 1000 से। भाई साहब देखो अब क्या करना है, सुनो पहले बात तुम्हें आ गई। अब क्लेम कितने का मिला हमें? 800 का। बैंक में पैसे कितने आ जाएंगे? 800 रुपए। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है? 200 रुपए का, तो लॉस को दोबारा डेबिट कर देंगे। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा डेटर बनी थी 1000 का, अब वो क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, करंट ज्यादा आवाज आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 800। फिर क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट 200, और 2 क्या आ जाएगा भाई, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितने से भाई? 1000। बताओ पहले इधर की बात समझ में आ गई। अब ना अच्छा कितनी 5वीं थी ना एंट्री है। अब ना भाई अब ना इधर पे फॉर्मेट नहीं बना रहा। ठीक है, देखो भाई जो 6th है हमारे पास, 6th एंट्री में क्या बोल रखा है उसने, कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज ए चैरिटी। भाई सेल प्राइस कितना बता रहा है उसका? 600। हमें किससे मतलब है? कॉस्ट प्राइस से मतलब, पता था ना मैंने भी। देखो भाई सिंपल ध्यान रखना, जब भी हमारा गुड्स ड्राइंग में जा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो जल जा रहा है, ठीक है, मतलब सेल के अलावा कुछ और हुआ होता है ना। ठीक है, अभी के लिए मान लो सिर्फ सेल के अलावा अगर कुछ और हुआ है, ठीक है, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर जो मेरे पास गुड्स है वो सेल के अलावा कुछ और हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको कॉस्ट प्राइस पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने क्या बता रखा है, कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। ठीक है, और सेल प्राइस कितना है उसका? 600। हमें किससे मतलब है? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो हमने चैरिटी कितने की करी है, डोनेशन लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन अकाउंट डेबिट 500, और 2 क्या मेरे पास क्या गया भाई? कुछ बताया नहीं है, गुड्स है तो परचेस हो जाएगा। 2 परचेज अकाउंट कितने से है भाई? 500। 7th एंट्री क्या है? 7वीं एंट्री कह रहा है कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है, फॉर 5000। भाई देखो पहले सुन जाओ भाई, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5000, द प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस है। ठीक है, देखो इसका मतलब हमें क्या समझना है कि जैसे मान के चल लो कि देखो 5000 का एक फर्नीचर था, ठीक है, उसको मैंने बेचा। ठीक है, 5000 के फर्नीचर को बेचने के बाद मुझे पैसे प्राप्त हुए, मेरे घर का फर्नीचर था, मैंने उसको बेचा, ठीक है, मुझे पैसे मिले, मैंने उसको बिजनेस में लगा दिया। क्या समझेंगे इसका मतलब? हम घर का फर्नीचर था, मैंने उसको बेचा, ठीक है, मैंने उस पैसे जो मेरे पास पैसे हैं मैंने उसको बिजनेस में लगा दिया, एडिशनल कैपिटल हो गई। ठीक है, कैपिटल दोबारा लगाइए ना। ठीक है, तो अब बिजनेस के अंदर क्या बढ़ जाएगा, तो कैश बढ़ जाएगा, दूसरा कैपिटल। ठीक है, तो क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, भाई 5000 है ना, और 2 कैपिटल अकाउंट। अच्छा भाई सुनो, एक ना यहाँ पे बात समझ जाओ, इम्पोर्टेंट सी बात क्या है। देखो कभी भी ना अगर मान के चलो मैं अपने घर का फर्नीचर वगैरह लाके अपने बिजनेस में लगाता हूँ,
कुछ भी ला के लगा दूं। मान लो मेरे घर पे एक मशीन पड़ी थी, मैंने कंपनी में जाके लगा दी, ठीक है। मेरे पास एक कंप्यूटर पड़ा था, मैंने कंपनी में जाके लगा दिया। तो ये सारे क्या है, एडिशनल कैपिटल है, ठीक है भाई। जो इलस्ट्रेशन 13 है इसको कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ये वाला। नहीं देता हूँ एक आपको भैया, स्टैंड नहीं रहेगा। पढ़ाई करेगा, इतनी पढ़ाई करेगा, चलो भाई ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा बुक में लिखा हुआ है, छाप लेना, ठीक है, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं आता, ठीक। मैं रफ कर रहा हूँ से। सुनो भाई, देखो अब जो अगली हेडिंग डालो वो डालो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। भाई समझो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर है क्या। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मैं कोई सा भी गुड्स वगैरह परचेज कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे, फिर सेल की एंट्री करेंगे, ठीक है। भाई ध्यान रखना, जिसको ये परचेज और सेल की एंट्री नहीं आए दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी इसको, ठीक है। देखो तो भाई परचेज के अंदर क्या है मेरे पास, अगर मैं पहले एंट्री करता हूँ, ठीक है, तो पहले किसकी कर रहा हूँ मैं, परचेज की। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि देखो कभी भी अगर मैं कोई सा फिक्स्ड असेट्स परचेज करता हूँ तो देखो जैसे मान लो मैं पहले गुड्स खरीदता हूँ, ठीक है, मान लो मैं जो नॉर्मल गुड्स खरीदता हूँ उसमें एंट्री करता हूँ मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर क्रेडिट पे होगा, ठीक है, तो सप्लायर का नाम लिख देते हैं, ऐसे होता है ना। मान लो मैंने राम से गुड्स खरीदा, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। या मान लो किसी कंपनी से, मान लो मैंने श्याम एंड कंपनी से खरीदा, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम एंड कंपनी अकाउंट, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन भाई अगर ऐसा हुआ कि मैंने कोई फिक्स असेट्स परचेज किया है, ठीक है, लगा सकते हैं, मतलब स्टॉप ऑफिस लगा के, ठीक है, और उसके बाद लगा देते हैं अकाउंट। देखो मैं बताता रहा हूँ, देखो रीजन क्या होता है। जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, अगर वो ना बहुत ज्यादा डीलिंग करता है हमारे साथ, उसका हम अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है, तो लगा देते हैं उसका अकाउंट। जैसे मान लो कि किसी ने एक आध बार ट्रांजैक्शन की, भाई उस टाइम नहीं लगाना होता, ठीक है। मान लो कि बंदा भाई मेरे से रोज डीलिंग करता है, उसका अकाउंट बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे मान चलो, जैसे मान लो मेरे पास है, ठीक है, अगर ट्यूशन के बच्चे आते हैं, पहले नॉर्मल लिखते चलता हूँ, मुझे पता है भाई एक बंदा है उसकी बहुत दिक्कत चलती है, मैं उसका अलग पेज खोल देता हूँ, ठीक है, तो बन गया ना अकाउंट, वो ये चीज़ है, ठीक। अब सुनो यहाँ पे भाई एक चीज ध्यान रखना कि तुम्हारे जब भी तुमने जनरल एंट्री पास करी और किसी बंदे का तुमने नाम लिख दिया है, ठीक है, भाई समझ लो उसका अकाउंट खुल जाता है, उसका अकाउंट खुल जाता है। इसके जो बाद आज तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा जो लेजर चैप्टर शुरू करवाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि क्या होता है अकाउंट का मतलब क्या हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो भाई देखो पहले जनरल एंट्री तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। सुनो अब क्या तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी हम कोई भी फिक्स्ड असेट्स परचेस करते हैं, जैसे मान लो बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर, मशीन हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, और फिर मान मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, कार बाइक कुछ भी खरीदा मैंने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कार खरीदी, ठीक है, तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी है, ठीक है। जैसे मान लो परचेज में तो नॉर्मल एंट्री होती है ना, परचेज के टाइम पे क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आ सकता है, ठीक है, या फिर बैंक आ सकता है। अगर उधार पे खरीदा होगा, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम क्या है कि कोई भी अगर फिक्स्ड असेट्स परचेज खरीदते हैं, ठीक है, अच्छा भाई इसको ना PPE भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अभी तुम्हारे नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। सुनो यहाँ पे तो मेरे पास क्या यहाँ पे करूँगा, जैसे मान लो मैंने कोई सा, चलो मान चलो मैंने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, क्या मैंने क्या बना फर्नीचर,
तो क्या लिखूंगा यहाँ पे एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू मान लो कैश में खरीदा तो कैश आ जाएगा, मतलब कैश अकाउंट। अगर बैंक में खरीदा होगा तो बैंक आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अच्छा मैंने अगर बिल पे खरीदा होगा ना, ठीक है, मान लो मैंने बिल पे खरीदा, ठीक है, तो बिल्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या उसको बिल बना के दिया तो बिल्स पेबल अकाउंट आ जाए, क्योंकि भाई मुझे पे करना है ना इस बिल को, ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट आ जाए, ठीक है। और अगर मैंने किसी क्रेडिटर से खरीदा है तो मैं सप्लायर लिख सकता हूँ, ठीक है, सप्लायर नेम, भाई उस बंदे का हम क्या है नाम लिख देंगे और फिर अकाउंट लगा देंगे उसके आगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। तो परचेस वाली एंट्री भाई नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। हमें जो सीखनी है वो क्या है, सेल वाली एंट्री सीखनी है, ठीक है। अब देखो भाई जो सेल का टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो देखते हैं अब मान के चलो अगर मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई सेल ना दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, तीन तरीके से मान सकते हैं। किस तरीके से, मान लो मेरे पास जो मेरे मशीन की जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, जो मेरे असेट की जो वैल्यू कितनी है वो 10,000 है। एक मिनट, वैल्यू ऑफ असेट्स इज इक्वल टू 10,000। भाई ये वैल्यू कौन सी होती है, बुक वैल्यू, हमारे बुक की वैल्यू, ठीक है, हमारे अकाउंट की वैल्यू होती है वो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये जो मैंने वैल्यू बताई ना, ये जो मेरे अकाउंट्स जो मैं बना रहा होता हूँ उसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो भाई इसके तीन तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, पहला ऐसा हो मेरे पे 10,000 का बिक जाए, ठीक है, दूसरा मेरे पास 12,000 का बिक जाए, और तीसरा मान लो 8,000 का बिक जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, जितनी मेरे पास सेल वैल्यू है उसके बराबर का बिक जाए, ज्यादा का बिक जाए, कम का बिक जाए, ठीक है। अगर मेरे पास बराबर का बिका है, ठीक है, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस, ऐसे ही होगा ना, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 12,000 में तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और 8,000 बिकेगा तो लॉस। भाई यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2,000। यहाँ पे लॉस कितने का है, 2,000। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है तुम्हें। देखो मैं पहले तुम्हें इसकी एंट्री करके बता रहा हूँ, फिर इसकी एंट्री बता दूंगा, फिर इसकी एंट्री, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की एंट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। देख जाओ यहाँ पे, हाँ लिख लेना ना, एक मिनट जाओ, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। हाँ भाई पहले मेरे पास क्या है कि ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। देखो भाई जब भी मेरे पास ऐसा होगा ना कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा, मान लो मैंने कैश में बेचा है, किसमें, कैश में बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या जो असेट है ना मेरे पास, उसको मान लो फर्नीचर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा, मेरे पास क्या पैसा, पहले देखो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 का है ना, तो यहाँ पे 10,000 कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है भाई। बताओ इतनी बात समझ आ गई। दूसरा मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, ठीक है, जब मेरे पास क्या है प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट कैसे, देखो नमस्ते, देखो मेरे पास क्या यहाँ पे 12,000 है, उसमें से 10,000 माइनस कर दिया मैंने, कितना आ गया मेरे पास, 2,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर 2,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है भाई, क्या एंट्री पास होगी, देखो पहले कैश तो मेरे पास आएगा भाई, टोटल कैश कितना आएंगे 12,000, कैश आ रहा है मेरे पास 12,000 का, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से 12,000, मेरा सामान कितने आ गया 10,000 का, तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कितने से 10,000। देखो भाई एंट्री सेम हुई ना पहले, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो देखो जिस तरह कि अगर मेरे पास इनकम हो, प्रॉफिट हो, अगर ये मेरे पास बढ़ता है तो क्रेडिट, ठीक है, और घटता है तो डेबिट। यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, ठीक है, कितने से 2,000 से, देखिए यहाँ पे लिखा सकते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, टू
गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डाल दो, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, और कितने से है भाई 2000 से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हो, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या फिर जैसे मान के चल लो भाई गेन का मतलब ही प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। चलो देख लो, इसके बदले और क्या लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर का अकाउंट डाल सकते हैं, या फिर फिक्स्ड एसेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ भाई, अब सुनो, अगली बात करते हैं लॉस की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास अगर लॉस हुआ है, ठीक है, तो भाई देखो मेरे पास जो है मतलब कि कितने का है, जो देखो यहाँ 12 की बिकी मेरे पास, यहाँ पे कितनी 8 की बिक रही है, ठीक है, और 10,000 माइनस कर देंगे तो कितने का, माइनस का 2000 आ रहा है, ठीक है भाई। हम कभी माइनस नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। बताओ भाई ये बात समझ आ रही है। अब देखो तो मेरे पास लॉस कितने का हुआ है, 2000 का लॉस हुआ है, तो भाई अगर 2000 रुपए का लॉस हुआ है तो देखो पहले एंट्री में नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। क्या करूंगा, पहले कैश, कितने का कैश आ गया भाई, कैश अकाउंट डेबिट, 8000 रुपए का कैश आया मेरे पास, ठीक है। फिर और नीचे करता हूँ, देखो अब मेरे पास, अच्छा देखो मुझे पता है लॉस हुआ है, ठीक है, कितने का लॉस है, 2000 का लॉस है, तो यहाँ पे डाल दूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का, 2000 का, ठीक है। और कितने के साथ चली गई मेरे पास, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। हाँ सिंपल सी है, देखो अच्छा नेशनल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इसमें तो सिंपल देखो, इस वाली की नेशनल लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे बीइंग द सोल्ड, मतलब बीइंग द सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इन कैश, ठीक है। क्या मेरे पास, बीइंग द फर्नीचर सोल्ड, या फिर सेल फॉर कैश, ठीक है भाई। ये मैंने इसकी पहले इसकी नेशनल लिखवा दी, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, इसकी नेशनल क्या लिखूंगा, या मेरे पास पहले जाएगा बीइंग द फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एट प्रॉफिट ऑफ, कितने का है, ₹2000, ठीक है भाई। ये इसकी एंट्री हो गई। अच्छा इस वाले में क्या, बस लॉस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट है ना, वहाँ पे इसके बदले लॉस लिख देंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो जो हमारे पास क्या है, बीइंग द फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 2000 है, लॉस वाला है, तो बीइंग द फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश एट अ लॉस ऑफ 2000, ऐसा लिख देंगे। बताओ इन सब में कोई दिक्कत आ रही है भाई। देखो जो तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं ना, मैं तुम्हें देखो रटवा भी नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले कंसेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है कौन सी चीज क्यों डेबिट हो रही है और कौन सी चीज क्यों क्रेडिट हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई बहुत से का पता क्या होता है, तुम्हें बता देंगे भाई इसकी एंट्री है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बंदे से ना मिलवा दूंगा शाम को, ठीक है, एक है, ठीक है, पढ़ता है यहीं पे, तो उसमें पता क्या है, उसका एक चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, मैं तुम्हें फॉर्मूले जब करवाता हूँ समझाता हूँ ना भाई, ये इसलिए है, ये इसलिए, ठीक है। उसको ना बस बोल दिया भाई इन चीज को याद कर लाना, कल हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वो तो चल नहीं रहा, मैं तुम्हें पहले एंट्री बता रहा हूँ भाई, ऐसी एंट्री होती है, फिर जाके तुम्हें क्वेश्चन के अंदर करवा रहा हूँ। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि तुम्हें पता है कि कौन सी चीज क्यों डेबिट है, कौन सी चीज क्यों क्रेडिट है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर किया, डेबिट किया भाई, क्यों किया, क्योंकि लॉस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, गेन क्रेडिट किया, क्यों, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो हम क्या रूल के हिसाब से करें, रट्टे नहीं मारे हमने, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसे। सुनो भाई देखो, अब जो तुम क्या है नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। वैसे तुम्हें हेडिंग डालनी है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन और
कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सुना भाई, अब देखो तुम्हें ना इसका मतलब पता होना चाहिए कि है क्या। देखो जैसे मान के चलो कि अगर मैं बिल्डिंग परचेज करता हूं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या करा, बिल्डिंग परचेज करी, मैं एंट्री क्या पास करूंगा ये बताओ। कैश अकाउंट चला गया हमारा। अरे एंट्री क्या पास होगी भाई, मैंने अभी बताया जब भी कोई फिक्स्ड असेट्स करते हैं ना तो उसमें उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, जो मेरे पास फिक्स्ड असेट्स है उसका नाम लिख के चलते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मैं कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स परचेज कर रहा हूं तो उसी का नाम लिखेंगे और कैश या बैंक जो कम करना होगा वो कम कर देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो, मैंने पहले बता दिया कि एंट्री मेरे पास, मान लो मैं जो एंट्री करवा रहा हूं वो है परचेज ऑफ, भाई थोड़ा ना पढ़ लिया करो ढंग से, मान लो परचेज ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने क्या है परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या एंट्री पास कर दूंगा मैं, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट मेरे पास आएगा डेबिट, और टू मान लो कैश से खरीदा है, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ये मैंने एंट्री पास। लेकिन भाई अगर मान के चल लो मेरे पास ऐसा बोला है कि हमने खरीदी है परचेज, मान लो परचेज किया हमने ब्रिक्स ईट, ठीक है, परचेज ब्रिक्स फॉर ₹30,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने क्या ईंट खरीदी है, ठीक है। बताओ इससे मेरे पास कौन सी असेट्स बन जाएगी, बिल्डिंग बनेगी भाई। देखो जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये मान के चलो कि मशीन है, ठीक है, मशीन को मैंने लगवाने, मान लो खरीद के तो ले आया, ठीक है, उस मशीन को लगाने में जो मेरा खर्चा आया ना वो भी क्या मेरे मशीन के खर्चे के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो पहले मशीन खरीद के लेके आया, ठीक है, क्या एंट्री पास करूंगा भाई, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मान लो कर दिया। अब क्या है भाई, इसमें मेरे ना 2,000 और रुपए लगे भाई, मैंने मशीन को लगवाया, जमीन पे इंस्टॉल करवाया, ठीक है, तो अब क्या है भाई 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास हुआ है ना, ठीक है, इसको पता है कहाँ जोड़ेंगे हम, दोबारा इसकी वही एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश का बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि देखो भाई किसी भी असेट्स पे, भाई ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए गौर से, जैसे मान के चलो कि मैं कोई सी नई मशीन खरीद के लेके आया, ध्यान रखना नहीं, मैंने उसको यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है, मैं कोई नई मशीन खरीद के लेके आया, ठीक है, मैंने उसको इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है, कोई नई मशीन खरीदी, मैंने उस पर क्या इंस्टॉल कर दिया, ठीक है भाई, उस पर मशीन को खरीद के लाने का खर्चा, ठीक है, देखो मान लो कि मशीन मैंने पर खरीदी, उसको लेके आएगा वो बंदा, उसको पैसे दूंगा मैं, ठीक है, वो मशीन के अंदर जुड़ जाएगा, फिर जो इंस्टॉल कर रहा हूँ ना मैं वो भी मशीन के अंदर जुड़ेगा, मतलब सबकी एंट्री सेम होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है, मैंने मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया है, ठीक है, भाड़ा दिया लोगों को, ठीक है, तो वो भी क्या है मशीन के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट मत कर देना, एंट्री तुम्हारी गलत हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी फिक्स असेट्स है उस पर कोई सा भी खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, तो वो उसी में जुड़ जाता है, ठीक है भाई, बिना यूज किए, मतलब कि यूज करने से पहले जो खर्चा हुआ है ना वो सारा उसी में जुड़ जाता है। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर। दूसरी बात समझो, जैसे मान चलो कि मैं ना बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बिल्डिंग में पेंट का जो मेरा खर्चा आया ना, मैंने क्या बिल्डिंग में पेंट करवाया, ठीक है भाई, मान लो पेंट का खर्चा मेरे पास 1.5 लाख रुपए आ गए। कितना है पेंट का खर्चा? 1.5 लाख। अब भाई ये जो 1.5 लाख रुपए का जो खर्च हुआ है, ठीक है, कहाँ जुड़ेगा? ये बिल्डिंग में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश का बैंक अकाउंट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो अब ऐसे ही मान के चलो कि जैसे सुनो, ये मान लो मैंने प्लांट है, ठीक है, अब मैंने क्या है प्लांट में ना केमिकल डलवाया, ठीक है, मेरे पास कोई प्लांट है, मैंने मान लो प्लांट में ऑयलिंग करवाई, ठीक है, उस पर खर्चा आया, ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या हमारी उसी में ऐड होगी, ठीक है। तो देखो भाई अब ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हें सीखनी है वो क्या है, जैसे मान के चलो भाई मेरे पास ना मशीन 2 तरीके से आ सकती है, ठीक है। अच्छा पहले इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर वो टॉपिक बताऊंगा आगे, क्योंकि ना वो ज़्यादा थोड़ा टफ पड़ जाएगा वो वाला, ठीक है। देखो तो मैंने क्या लिखा है, परचेस ब्रिक्स फॉर ₹30,000, ठीक है, कितने का है? 30,000 का है,
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या एंट्री करूंगा भाई यहाँ पे मैं, यहाँ पे है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। 30,000 है, ठीक है, 30,000। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ना मान लो मैं थर्ड एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीन को इंस्टॉल करने पे खर्चा आया है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ओ भाई इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹30,000। तो कुछ भी बोल रहा था क्या, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ तो उसको डेबिट कर दें। सुनो, मैंने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कितने का, 30,000 मान लो लगे, ठीक है, या फिर मान लो 3,000 लगे। 30,000 की तो मशीन आ जाती है। देखो 3,000 रुपये लगे, तो इसमें क्या एंट्री पास करूंगा, मशीन। भाई खर्चा किस पर है, मशीन पे हो रहा ना, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,000 और टू कैश अकाउंट 3,000। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? अब सुनो, अब ऐसे छाप लो, छाप लो से। भाई रिवाइज भी करना होता है ना, अब तो इतने बड़े चैंपियन तो हो नहीं। सुनो भाई, अब ना हमारे पास क्या है कि एक ना हेडिंग डाल लो एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। सुनो भाई, पहले समझो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है। भाई एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास एक ऐसी एंट्री हो जाती है जिसकी अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, ठीक है। मैंने बताया चैप्टर 16 से रिलेटेड है, ठीक है, जो तुम्हारे पास फाइनल अकाउंट है ना उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा तुम्हें इन एंट्री को लर्न करके चलना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें अभी पता होगी ना जो बात बताऊंगा मैं, ठीक है, तो वो क्या है कि तुम्हें आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। अभी से क्या तुम्हारा बेस बन जाएगा, बेस बनने के बाद क्या जब हम उस चैप्टर पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो उस चैप्टर को वालो तो आराम से उड़ा दोगे, ठीक है। अब सुनो, देखो सबसे पहले मेरे पास है मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। जो पहली मेरे पास एडजस्टमेंट एंट्री है वो है क्लोजिंग स्टॉक की और इन्वेंट्री। भाई स्टॉक इन्वेंट्री बात वही पड़ती, ठीक है। भाई पहले समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन करते हैं मार्केट प्राइस और स्टॉक प्राइस विच एवर इज लोअर, यही होता है, ठीक है। देखो हमें मार्केट प्राइस देखना है और क्या मतलब कि स्टॉक मतलब कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो देखना है, ठीक है। तो दोनों में से जो कम होगा उसको लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो जो हमारे पास ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंट्री है ना, इन्वेंट्री, वो कैसे करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। भाई वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो सीन होता है वो मेरे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सुनो यहाँ देख जाओ, जैसे मान के चलो, अरे यहाँ देखो भाई, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, उसकी दो वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है भाई, एक कॉस्ट प्राइस हो सकती है, दूसरी मार्केट प्राइस, ठीक है। एक मेरे पास है कॉस्ट प्राइस और दूसरा मार्केटिंग प्राइस। हाँ भाई ठीक है, देखो एक मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, दूसरा क्या है मार्केट प्राइस है। तो मान के चल लो कि मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 10,000 है, ठीक है, और जो मार्केट प्राइस है उसको मान के चल लो वो 12, मान लो 15,000 है, चलो ठीक है। तो बताओ दोनों में से कम कौन सी है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम क्या इस वाले को लेके चलेंगे,
ठीक है भाई, पहले आप समझो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या हो जाता है। देखो हम क्या पूरे साल सामान बेचते हैं, ठीक है, पूरे साल सामान बेचने के बाद साल के लास्ट में, ठीक है, जो हमारे पास सामान बच जाता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यूएशन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब सुनो, देखो भाई वैल्यूएशन पता लगाना कितने का सामान बचा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जैसे मान के चलो मेरे पास 2 डेट होती है, ठीक है, एक को बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है भाई, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। एक क्या होता है मेरे पास, जो तुम्हारे पास कैलेंडर में डेट कहाँ से कहाँ तक लिखी होती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है, तो उसको कैलेंडर ईयर बोलेंगे, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कैलेंडर ईयर जो होता है वो क्या मेरे पास 1 जनवरी से, ठीक है, लेके मेरे पास क्या 31 दिसंबर तक होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है अकाउंटिंग ईयर। भाई देखो ये जो ईयर है ना, इसको पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सुनो, जो अकाउंटिंग ईयर जो होता है ना, वो मेरे पास होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। देखो भाई कुछ कुछ कंपनियां कैलेंडर ईयर को अपनाती हैं, कुछ कुछ कंपनियां अकाउंटिंग ईयर को, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां किसको अपनाती है अकाउंटिंग ईयर को, ठीक है। अब सुनो भाई, जैसे अच्छा तुमने मेरी वाली वीडियो देखी है परसेंटेज वाली, भाई परसेंटेज वाली वीडियो उसमें मैंने P.A, इसका मतलब जो मुझे बताएगा ना मैं समझ जाऊंगा भाई तुमने वीडियो देख रखी है, वरना दोबारा देखना। इसका मतलब क्या है, दोबारा देख के आना वीडियो, मैं पूछूंगा ध्यान रखना, ठीक है। P.A का मतलब पूछूंगा क्या होता है, ठीक है, और जो P.M का मतलब क्या होता है ये भी पूछूंगा। अगर तुमने गलत बताया तो टाइप लगाऊंगा फिर अच्छी वाली। बताओ पहले बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो भाई, जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री जो देखी जाती है वो कब देखी जाती है 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर। ज्यादातर कब देखते हैं लोग 31 मार्च को देखते हैं। बताओ इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, अब जैसे मान के चलो कि मैं तुम्हें ना कुछ इसका एग्जाम्पल देके चलता हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ कि भाई एक बंदा था, ठीक है, उसके पास ना स्टार्टिंग में, ठीक है भाई, स्टार्टिंग का पॉइंट क्या लेके चलूंगा 1 अप्रैल लेके चलूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उसके पास जो स्टॉक की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो मान लो 70,000 की थी। कितना 70,000, ठीक है, 70,000 की थी। अच्छा उसने ये जो स्टॉक की वैल्यू किसके हिसाब से देखी होगी, मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे मैंने क्या बताया, सिर्फ बेचते वक्त हम मार्केट प्राइस देखते हैं, वरना नहीं देखते, ठीक है। सिर्फ बेचते वक्त क्या देखते हैं, मार्केट प्राइस देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। देखो तो मेरे पास स्टार्टिंग में इतना था, उसने क्या किया भाई परचेज कर लिया, ठीक है। उसने क्या है परचेज, मान लो उसने 10 लाख का परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब इसके पास टोटल सामान कितने का हो गया, अब जो सामान हुआ है 10,70,000 का हुआ है ना, ठीक है। इसके पास जो सामान आ गया वो है 10,70,000 का, ठीक है। अब मान लो इसने क्या है कि 10,30,000 का बेच दिया, ठीक है। उसने क्या किया इसमें से बेच दिया, ठीक है। सेल क्या है 10,30,000 का, ठीक है। तो बताओ साल के लास्ट में उसके पास कितने का सामान बचा, 40,000 का, ठीक है। तो भाई देखो अब जो उसने जो लास्ट में उसके पास से 40,000 का जो सामान बचा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक के अंदर? भाई ये पूरा पता लग रहा है, ये बस तुम्हें समझाने के लिए था, ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है। अब देखो भाई किसी को डेट लिखनी हो लिख लो, ये डेट लिखनी है तो लिख लो, अगर कोई भूल गया फिर देख लेना तुम सब। सुनो भाई पहले ये बात समझ में आ गई, अब मैं तुम्हें इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो समझा दे रहा हूँ। हो गया भाई यहाँ तक? अब सुनो आगे थोड़ा सा, इधर करवा रहा हूँ मैं थोड़ा। देखो अब भाई मैं तो बता रहा हूँ इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री जो बनती है ना, पहले वो बता दे रहा हूँ। देखो
इसकी जो अकाउंट मैंने बताया भाई, इस एंट्री को थोड़ा सा याद करके चलना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि पहली एंट्री है, बस इस एंट्री को याद करना पड़ेगा, वरना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगली एंट्री। देखो जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री जो होती है, ठीक है, वो हमें ध्यान क्या रखना है भाई। अच्छा एक ना अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, खरीदने बेचने वाला अकाउंट होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, ठीक है, तो उसी को हम रिलेट करके एंट्री करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो एंट्री आ जाएगी वो है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। सुनो भाई, देखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, और टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो भी तुम्हारा अमाउंट आएगा, अमाउंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा इसकी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है, यही तो क्या है ना हमने। अब सुनो भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना देखो हम क्या है कि नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास। अच्छा ये बात तो पता लग रही है, दोनों में से कौन सा देखना होता है, कम वाला, ठीक है। अमाउंट कौन सा लिखूंगा पे मैं, कम वाला 10,000 वाला लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखूंगा मैं, 10,000 वाला अमाउंट, जो कम वाला होता है ना वही। भाई पता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है, जो मतलब कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे की जाती है, तुम क्या बोलोगे, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, दोनों में से जो कम होगा वही होती है, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, ठीक है, ये तो नहीं करवाया ना मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बता रहा हूं। सुनो पहले समझते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। देखो तुम्हें वो एग्जांपल याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई ये मान के चलो कि मान लो यहाँ का जो किराया है ना 12,000 है, कितना है किराया, 12,000, ठीक है। 12,000 में से मैंने उसको सिर्फ 10,000 रुपए पे किए हैं, कितने, 10,000, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ का किराया था 12,000 रुपए, ठीक है, ये मान लो जनवरी का किराया, ठीक है, जनवरी का किराया 12,000 है, ठीक है, तो फरवरी का भी भाई 12,000 होगा ना, ठीक है, तो फरवरी का भी 12,000 है, जो मार्च है, ठीक है, मार्च है उसका भी 12,000 होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जनवरी का किराया 12,000, फरवरी का किराया 12,000, मार्च का किराया 12,000 है। भाई हुआ ऐसा, भाई मैंने इसमें क्या किया, 10,000 रुपए किए, उसको कितना किए, सिर्फ 10,000। तो भाई अगर 10,000 पे किए, इसका मतलब वो बंदा क्या बोलेगा, चल कोई ना 2,000 रुपए तू मुझे अगले महीने दे दिए, ठीक है। तो इस महीने का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे जो मेरे पास 2,000 की लायबिलिटी और जुड़ जाएगी ना, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे पास एक लायबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है। देखो जरा कुछ सोचो, ये मेरे पास पिछले महीने की लायबिलिटी थी, देखो अभी जो इस महीने में खर्चा है, इस महीने में क्या है खर्चा, ठीक है, खर्चा कितने का है, 12,000 का, ठीक है, मैंने कितना पे कर दिया, 10,000 पे कर दिया, ठीक है, कितने बच गए मेरे पास, 2,000। अब ये जो 2,000 अगले महीने में पे करूंगा, मेरे पास एक लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जाते हुए जो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 14,000। इस महीने का खर्चा कितना बढ़ गया, अरे यार इस महीने का खर्चा 2,000 बढ़ा है ना, सिर्फ बड़ा, देखो 2,000 तो वैसे था ही, ठीक है, मतलब कि जो 12,000 है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, बढ़ा कितना है, 2,000 बढ़ा है। तो जो मेरे पास फरवरी का जो रेंट है, ठीक है, वो कितने से बढ़ गया, 2,000 से। तो यहाँ पे जो रेंट जो मेरे पास बढ़ा है, ठीक है, रेंट बढ़ गया, रेंट मेरे पास क्या खर्चा होता है, ठीक है, और खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। भाई एक लायबिलिटी बढ़ी है ना 2,000 की, ठीक है, लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है तो जो भी आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है मेरी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गई है भाई, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, क्रेडिट कितने से बढ़ी है, 2,000 से, ये भी 2,000 से बढ़ी है। बताओ ये बात समझ में, मैंने क्या किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बताओ पहले ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इससे पहले लिख लो, फिर जाके ऊपर मैं दोबारा करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में करवाऊंगा अभी।
देखो भाई मैंने एंट्री क्या बताया थी अभी कि जो भी मेरे पास खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर जाके जो आउटस्टैंडिंग वाला है उसको मतलब कि वो क्रेडिट होता है, ऐसे ही होता है ना। जैसे मैं बताया रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बताया था अभी, ठीक है, स्वयं समझाओ भाई। देखो तो मेरे पास जो यहाँ पे एंट्री, जैसे मान के चलो मैंने बताया ना कि मान लो जो पिछले महीने का, जैसे मान लो किराया मेरा कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। चलो मैं इस बार ना वेजेस, चलो रेंट ही लेके चलता हूँ दोबारा से, ठीक है। मान लो रेंट है, ठीक है, मेरा हर महीने का रेंट कितना है, 10,000 का रेंट है, ठीक है। तो अच्छा वो समझ में आ गई चाहिए बात, ठीक है। एंट्री एक दूसरी था, तो मान लो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मेरे पास, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ध्यान रखना जितना हमारा बड़ा होता है ना, ठीक है, सिर्फ उतना, मतलब जितना पिछले महीने का पे नहीं किया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे चलो दूसरा एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो मेरे पास ना जो रेंट है वो 55,000 का है हर महीने का, कितने का है, 55,000 का हर महीने का है। तो ये मान लो जनवरी का रेंट, ठीक है, और जो इसका भी होगा ना भाई फिर यहाँ पे फरवरी का रेंट है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसमें से पे किया 50,000 रुपये पे किए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितने का बच गया, 5,000 का, ठीक है। ये जो 5,000 इसमें जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पे क्या बात हुई है, हमें क्या देखना है, इस जगह बात क्या हुई है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 5,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने का आ गया, 60,000 का। देखो भाई मेरा इस महीने का खर्चा कितना हो गया, खर्चा बढ़ गया ना मेरा, कितने से बढ़ा है खर्चा, 5,000 से, ठीक है। तो खर्चा जो बढ़ा है मेरे पास वो लिख दूंगा मैं 5,000, ठीक है। उसके बाद एक लायबिलिटी बढ़ी है, देखो इस महीने में लायबिलिटी तो बढ़ गई ना, ठीक है, और लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो 5,000 से मेरी क्या है, लायबिलिटी भी बढ़ गई। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब सुनो इसके बाद ना नेक्स्ट एंट्री देख लो एक बार, ये लास्ट है, उसके बाद छुट्टी करो, ठीक है भाई। जो थर्ड है, थर्ड मेरे पास है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंस। भाई प्रीपेड को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सुनो भाई प्रीपेड या फिर हमारे पास जो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब समझो क्या होता है। देखो भाई ऐसा होता है ना कि अच्छा तुम्हें रिचार्ज पता, दो टाइप के होते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब क्या, पहले रिचार्ज करवा लो फिर चलाते हो, ठीक है। पोस्टपेड का मतलब क्या है, चला लो बाद में बिल आएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमारे पास क्या है कि देखो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड दोनों का मतलब सेम है भाई। देखो अब जैसे मान के चल लो, ऐसा होता है कि इस महीने का मान लो किराया मेरे पास जैसे मान लो 12,000 रुपये, ठीक है। कितना है भाई, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये जनवरी का किराया हो गया, ये मान लो फरवरी का किराया हो, तो ये भी 12,000 हो गया, ठीक है। अब पता क्या हुआ, मैंने क्या करा, इस बंदे को 15,000 पे कर दिए। मैंने बोला चल 15,000 ले जा, तो भाई मैंने उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, 3,000 रुपये एडवांस में चले गए उसके पास, 3,000 रुपये एडवांस पे गए ना, ठीक है। तो ये जो मेरे पास 3,000 रुपये एडवांस में, इसलिए क्या बोलूंगा, प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है, तो खर्चा ही, बस मैंने एडवांस से पे कर दिया, ठीक है। अब सुनो भाई, ये जो मेरे पास 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है, इस महीने किराया कम नहीं कर देगा, वो कम करेगा ना, ठीक है। तो 3,000 से कम कर देगा, ठीक है। तो कितना यहाँ पे, अच्छा आप बताओ यहाँ का उसने कितना खर्चा कम किया, 3,000 का। तो एक्सपेंस जो है वो कम हो गया, एक्सपेंस कम हुआ। जब एक्सपेंस मेरा कम होता है क्या करता है, क्रेडिट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, जब एक्सपेंस मेरे पास कम होता है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। भाई दूसरा बताओ और क्या फर्क पड़ा होगा मेरे पास, एक असेट्स बढ़ गई होगी इधर, एक असेट्स बढ़ गई ना 3,000 की। देखो मैंने एडवांस से पे कर रखा है, एडवांस से पे करने का मतलब मेरे पास एक असेट्स बढ़ गई है, ठीक है। और असेट्स का नाम क्या है भाई, प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है ना, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लायबिलिटी है, ठीक है। वैसे ही जो एडवांस या फिर प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड, ठीक है, ये जो मेरे पास एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं मेरे पास, असेट्स होते हैं। देखो पिछले वाले में लायबिलिटी बढ़ी थी, यहाँ पे जो मैंने इसको जो यहाँ पे जो इसकी जो करवाया था इसी टाइप से, उसमें लायबिलिटी बढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बढ़ेगा भाई, असेट बढ़ाए, ठीक है।
बात समझ में आई? देखो उस टाइम एक लायबिलिटी पड़ी थी ना, आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की लायबिलिटी पड़ी थी पिछले वाले में, ठीक है। तो देखो भाई, देखो अगर ना ये मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया तो वीडियो को ना एक बार क्या है कि रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। वीडियो क्या करना, थोड़ा सा पीछे कर लेना, ठीक है, फिर देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने बताया ना कि इससे पिछले वाले में मैंने सेम किया था ना, उस वाले में जुड़ गया था, ठीक है, और इस वाले में क्या है, घटा है। तो पिछले वाले में लायबिलिटी बढ़ी थी, इस वाले में क्या है, असेट्स बढ़ गया, ठीक है। तो जो असेट्स कितने का बढ़ा है, 3000 का बढ़ा है, ठीक है, और एक्सपेंस कितने का कम हो गया, 3000 का, ठीक है। तो 3000 के एक्सपेंस को मैंने जो कम हुआ है उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और किस नाम का जो एक्सपेंस मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह डेबिट हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि वो असेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से, 3000 से। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या ध्यान रखना, जब भी प्रीपेड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की बात आती है तो क्या करते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, और टू जो एक्सपेंस होता है ना, ठीक है, एक्सपेंस को कर देते हैं हम क्रेडिट। सुनो अब यहाँ पे बता क्या आ सकता है, प्रीपेड वेजेस, भाई एक्सपेंस के नाम पे कुछ भी नाम आ सकता है, ठीक है। जो एक्सपेंस लिखा है ना मैंने, ये जो लिखा है एक्सपेंस की जगह पे मेरे पास देखो, इस एक्सपेंस की जगह पे क्या आ सकता है, मेरे पास यहाँ पे रेंट आ सकता है, ठीक है, सैलरी आ सकती है, ठीक है, वेजेस आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है भाई, जो भी चीज़ मान के चलो, ठीक है, मान लो फेयर आ सकता है, मतलब कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इस एक्सपेंस की जगह पे, ठीक है। तो बात समझ आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, बस तुम्हें क्या इस एक्सपेंस की जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट डेबिट। जैसे मान के चलो, देखो पहले ये बात सुना रही है, मैंने यहाँ पे जो एक्सपेंस लिखा है ना, ये मैंने यहाँ पे रेंट पे किया ना, ये किसकी बात चल रही है, रेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रही है रेंट की बात, तो प्रीपेड यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रेंट अकाउंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तुम्हें क्या समझना है कि यहाँ पे जो भी नाम आएगा, ठीक है, वो लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और एंट्री करके बता दें, जैसे मान के चलो कि मैंने रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मान लो मैं सैलरी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट और टू सैलरी अकाउंट। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है भाई, देखो ये सारी की सारी बात है, ये मैं तुम्हें कंसेप्ट के साथ समझा दिया है, ठीक है, ये तुम्हें सारी की सारी बात आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी बात समझ के चलना, वरना बहुत बड़ा वाला वो खा जाओगे धोखा, ठीक है। चलो चलते हैं अब।